Good evening, students. I hope I am clearly audible to everyone. Okay. Huh. Uh, so we are doing index number, right? Yeah. Last class was the second lecture of index number. Now we have index number lecture 3. So students, any doubt in any of the questions of what we have done till now? किसी को भी पहले और दूसरे एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो. क्लियर है, ठीक है. सो देर इज नो डाउट इन एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 1 तो पहले ही हमने कर लिया था. So now the last part of index number is left, that we will do it now. Okay, let me open the textbook now. Fine. Acha, there were few questions homework also which I had asked you all to do it. I hope you all would have done that. So the last part of this chapter is about cost of living index number. पहले भी जब मैंने बेसिक लेक्चर लिया था उस टाइम मैंने बताया था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या होता है. अब हम देखेंगे उसका एक फॉर्मूला और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे. ठीक है. सो यू कैन राइट डाउन heading as a cost of living index number. Cost of living index number. I'll share my. ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जिसको हम शॉर्ट में CLI भी बोलते हैं. CLI. तो इसके दो मेथड हैं. सबसे पहला होगा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, उससे एक हम फॉर्मूला देखेंगे. और दूसरा एक होगा फैमिली बजट मेथड. दो फॉर्मूले हैं. सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. एग्रीगेटिव expenditure method. This aggregative expenditure method is also called as weighted aggregate method. Weighted aggregate method. Okay. So aggregate expenditure method में जो फॉर्मूला है वो है CLI is equal to summation of P1 Q0 upon P0 Q0.
P1 Q0 upon P0 Q0 into 100. So we will get two columns, P1 Q0 and P0 Q0, and then we will substitute and get the answer of CLI. तो ये पहला वाला हो गया. अब इसका जो दूसरा वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली बजट मेथड, फैमिली बजट मेथड, ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेटेड रिलेटिव मेथड. ये एग्रीगेट था, ये रिलेटिव, वेटेड रिलेटिव मेथड. The formula of this weighted relative method is CLI is equal to summation of I into W upon summation of W into 100. Now पहले वाले फॉर्मूले में तो हम सबको मालूम है P1 Q0 क्या होता है, P0 Q0 क्या होता है, बेस एंड करंट प्राइस क्वांटिटी. बट यहाँ पर I और W क्या है वो भी हमको समझना पड़ेगा. सो हियर आई विल से वेयर I is equal to P1 अपॉन P0 इंटू 100. ये I है, करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इंटू 100. ठीक है, प्राइस रिलेटिव फॉर करंट ईयर इसको बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव टू रिलेटिव फॉर करंट ईयर. ठीक है, ये जो W है वो है P0 Q0, P0 Q0 को W लिखा है और उसको बोलते हैं बेस ईयर वेटेज, बेस ईयर वेटेज. ठीक है, तो सम में कैसे करेंगे इसको मैं बताऊंगा आपको. पहले कैसे आई निकालना है, फिर डब्ल्यू निकालना है, फिर आई इंटू डब्ल्यू निकालना है और फिर ये पूरा सम करना है. तो पहले ये दोनों फॉर्मूले जो मैंने आपको बताया ये आप लोगों को नोट कर लेना है. हैव यू ऑल यस नोटेड दिस टू फॉर्मूलेस? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स if you have noted this. Okay, so I hope everyone have noted this now. So now we can start with the exercise directly. These are the only two formulas which are required to do the next exercise. So I'll just open the textbook now. You all can open the textbook 5.3. I'll show you the question textbook page that here you can see कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी CLI कैलकुलेट करना है फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3. 1, 2 और 3 का हमको ये कैलकुलेट करना है. हमको क्या क्या दिया है बच्चों, देखो बेस ईयर का प्राइस दिया है यानी P0 दिया है, Q0 दिया है और करंट का केवल प्राइस दिया है P1, करंट का क्वांटिटी नहीं दिया है. तो आप अगर देखोगे तो हमने जो दो फॉर्मूले किए उसमें कहीं भी Q1 तो ऐसे भी यूज नहीं हो रहा है, राइट. तो ये तीनों प्रॉब्लम एक जैसे हैं, तो मैं इसमें से कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, बाकी के दो प्रॉब्लम you will take it as a homework. Okay, so student please read the question. It is asked to calculate the cost of living index, right? So it is actually of the first method. First जो हमने टाइप पढ़ा है वो टाइप का है ये, क्योंकि जो वैल्यूज भी दिए है वो भी कुछ ऐसे ही दिए हुए हैं. जब फैमिली बजट मेथड रहेगा तो वो लोग लिखेंगे कि फैमिली बजट मेथड से करो. ठीक है, सो एक्सरसाइज 5.3 आई एम डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन. मैं डायरेक्टली
बेस का प्राइस और क्वांटिटी लिख दिया और करंट का प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। एंड लेट मी राइट डाउन द वैल्यूज नाउ। सो यू ऑल्सो राइट अलॉन्ग विथ मी। मैं आराम से स्लो स्लो ही लिख रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ लिख लो, अलग से लिखने का टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। दिस इज, हाँ चेक कर लो ना, कहीं मेरा वैल्यू अगर कहीं गलती से मैंने कुछ और लिख दिया तो। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन P0 P1 ये सब आ चुका है। अब हमको मालूम है कि हमको फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेथड में क्या क्या चाहिए होता है, P1 इंटू क्यू जीरो एंड P0 इंटू क्यू जीरो। तो हमको P1 इंटू क्यू जीरो भी बन जाएगा और P0 इंटू क्यू जीरो भी बन जाएगा। सो वी विल जस्ट एड टू कॉलम्स हियर, P1 क्यू जीरो P0 क्यू जीरो, right? And then multiply and get the total of both of these. So P1 Q0, so 15 sevens are 105, 5, 10 carry, 15 ones are 15 plus 10, 25. So 2, 5, 5, 0. 19 twos are 38, so 3, 8, double 0. 22 threes are 66, so 66, double 0. This is 1800. 12 twos are 24, 2, 4, double 0. अब P0 Q0 का तो 15 एक जीरो तो ऑलरेडी है, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी, 15 वन ज़ा 15 प्लस 3 18, 15 टू ज़ा 30, so it will be 3000, 13 3 ज़ा 39, so it is 3900, 16 वन ज़ा 1600, 12 टू ज़ा 2400। इन सब का हम टोटल निकाल लेंगे, तो ये जो टोटल आएगा और ये टोटल आएगा वो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होगा। So I think this is 0 and here it is 5. 5 plus 8, 13 plus 6, 19 plus 8, 27 plus 4, 31. 3 carry plus 2, 5 plus 3, 8 plus 6, 14, 15 plus 2, 17. Similarly, this side here it is 0, then 0, 8 plus 9, 17, 17 plus 6, 23 plus 4, 27. 2 carry, 3 plus 3, 6 plus 3, 9, 10 and 12. So it is 12700. Okay. So now we have got the summation of these two P1 Q0 P0 Q0. तो अब हम बस बोलेंगे कि by aggregate method हम ये formula लिख देंगे and we will get the answer. So therefore by aggregate method the formula for CLI was summation of P1 Q0 upon summation of P0 Q0 into 100। अब हमने जो वैल्यूज निकाला है उसको बस सिंपली यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो P1 Q0 हमारा था 17150 डिवाइडेड बाई 12700 इंटू 100। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 तो डायरेक्टली कैंसिल हो गया एंड नाउ 127 से हमको डिवाइड करना है। तो अगर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, किसी से है तो उसको डिवाइड कीजिए, नहीं तो डायरेक्टली 127 से उसको डिवाइड करके डेसिमल में आंसर लिखना है। अगर डेसिमल में नहीं लिख पाओगे तो एटलीस्ट जहां तक वो कैंसिल हो रहा है वहां तक कैंसिल करके फ्रैक्शन में भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके So if someone is doing and telling me the answer in decimal, they can tell me. Please let me know if it is done. I hope I don't have to show the table you would have done by your own. Okay, so please complete this. And in the similar manner, we will be doing first, second and third also.
तो देखो बच्चों, कभी भी अगर आपको फर्स्ट CLI हुआ तो दो मेथड है, ठीक है, एक तो W वाला और एक P0Q0। W वाले मेथड में W दिया ही रहेगा, विदाउट W आप उसको नहीं कर सकते कैलकुलेट, ठीक है। या अगर P0Q0 का टाइप हुआ भी तो भी वो आपको बोलेगा हाँ कि भाई फैमिली बजट मेथड से करो, देन वी कैलकुलेट इन दैट मैनर। नॉर्मली तो आपके जो क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चंस में I और W दिया है टेक्स्ट बुक में, आई कैन सी यू। ओके, चलो हो गया सबका। हाँ, एक बच्चे ने मुझे आंसर दे दिया है, इट्स, हाँ प्लीज ऑल ऑफ यू चेक द डेसिमल आंसर, इट इज 135.04। प्लीज वेरीफाई दिस। चलो, समीक्षा ऑल्सो रिप्लाइड, सो great. So I hope it is done now. Okay, so this is question number 1. Question number 2 and 3 will be homework. Now we will directly go to question number 4 now. If you look at the textbook बच्चों, तो टेक्स्ट बुक में लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 के पहले बेस ईयर वेट इज W एंड करंट ईयर प्राइस रिलेटिव इज I। मतलब हमको ऑलरेडी W और I दिया है, जो हमारे फॉर्मूले में हमने कैलकुलेट किया था। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने जो फॉर्मूला बनाया था उसमें तो हम लोग ने कैसे W और I को कैलकुलेट करते वो लिखा था ना, बट यहाँ पर ऑलरेडी हमको डायरेक्टली I दिया हुआ है और डायरेक्टली W दिया है, तो हमको I का कॉलम है, W का कॉलम है, तो हमको चाहिए क्या, एक I इंटू W चाहिए और एक W चाहिए, तो W तो ऑलरेडी है ना, तो बस I इंटू W का कॉलम बनाना होगा। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? इट इज गोइंग टू बी मोर सिंपल, यू नो, इससे भी ज्यादा सिंपल हो जाएगा ये। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन से लेके कितने क्वेश्चन तक बोला है, ये है 4 to 8। ओके, तो 5 क्वेश्चन है इस बेस्ड पे, तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। सो कैसे स्टार्ट करेंगे, आई दिया हुआ है हमको, सो वी राइट आई हियर, वी राइट डब्ल्यू और एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे आई इंटू डब्ल्यू का। लेट मी राइट डाउन द डिटेल्स नाउ। 70, 90, 100, 60, 70, 90, 100, 60 and 80. Weight given is 53246. 53246. Now we will multiply them. So 5 sevens are 35, 9 threes are 27, 2 into 100 is 200, 6 fours are 24, 8 6 are 48. And now we need the total of W and we need the total of IW. So 5 plus 3 8 plus 2 10 plus 10 20 हो गया ये यहाँ पर 0 आएगा। 5 plus 7 12, 12 plus 4 16, plus 8 24, 2 carry, 5 plus 2 7 plus 2 9 plus 2 11 plus 4 15, 1 5 4 0. And now I can simply directly write down the formula by family budget method, by family budget method. This is summation IW upon summation W into 100। सब्सिट्यूट करेंगे तो ये होगा 1540 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 2 से तो आराम से डिविजिबल है, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14 इंटू 100, राइट। अच्छा सॉरी, वन मोर आई मस्ट टू टेल यू, किधर गया अपना फॉर्मूला, फैमिली बजट मेथड में ये IW अपॉन W लिखने के बाद इंटू 100 नहीं है बच्चों। हाँ, प्लीज करेक्ट योर सेल्फ। वाई? बिकॉज आई के अंदर ऑलरेडी इंटू 100 हम इंक्लूड कर लेते हैं, जो आई का फॉर्मूला है वो P1 अपॉन P0 इंटू 100 है ना, सो दैट 100 इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। हाँ, तो ये क्वेश्चन में आप स्टार मार्क करके लिख दो। हाँ, क्योंकि हमको याद है ना कि हम हमेशा 100 लिखते हैं, तो गलती से हम लिख देंगे, सो आप स्टार मार्क करके लिख दो, multiplication by 100 is not here, okay, is absent here।
ठीक है, नहीं तो आप भी मेरे जैसे आप इंटू 100 कर दोगे. सो नाउ आई विल finalize this answer. So into 100 will not be yours. It's only IW upon W. So your final answer comes out to be 77. Have you all understood बच्चों? सबको समझ में आ गया हमने कैसे किया ये वाला प्रॉब्लम? किसी को कोई डाउट है फोर्थ प्रॉब्लम में तो मुझे पूछ लो. और हो गया तो डन लिखो. ओके तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे बच्चों तो 5 और 6 एग्जैक्टली सेम है. आपको इसी तरीके से करना है. 7 भी सेम है बट उसमें कुछ मिसिंग है तो हम 7th वाला करेंगे. थोड़ा सा डिफरेंट है इसके लिए. 7 क्वेश्चन में आपको सेम आई और डब्ल्यू दिया हुआ है बट उस आई डब्ल्यू में एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक मिसिंग डेटा है और वो मिसिंग एक्स कर दिया और सी एल आई का वैल्यू दे दिया. तो एग्जैक्टली वैसा ही करना है. मैं करके आपको बताता हूँ, आप भी मेरे साथ करो. आई डब्ल्यू हम बनाएंगे कॉलम. तो पहले आई के जो वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं. 180, 120, 300, 100, 160. डब्ल्यू है 456x3, 456x3. हमको सी एल आई दिया है बट हम क्या करेंगे, सी एल आई फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस करते थे वो हम कंटिन्यू रखेंगे. तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 18 4 जा 72, 12 5 जा 60, 6 3 जा 18, तो ये 1800 हो जाएगा. ये 100x हो जाएगा. ठीक है, सो 100x, 16 3 जा 48, तो 480 हो जाएगा. फिर हमको इसको ऐड करना होता है. तो स्टूडेंट्स हमको मालूम है लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होते. तो नंबर्स ऐड करेंगे तो 4 + 5 9 + 6 15 + 3 18, तो ये हो जाएगा 18 + x. वैसे ही यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो 100x ऐसे ही रहेगा प्लस 100x. ठीक है, इस तरीके से. और बाकी के नंबर ऐड हो जाएंगे. तो 0 0 0 गलती इसको मत कंसीडर करना है, नहीं तो आप गलती से ऐड करने में वो ले लोगे. ये है 0, 2 + 8 10 0 1 कैरी, 8 + 6 14 14 + 8 22 + 4 26 2 कैरी. सो इट इज 3600. ठीक है, तो अब हमको मिल गया है. तो अब हम वापस से सेम वे कि भाई सी एल आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है समेशन आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू इंटू 100. अब आपको जो जो मालूम है वो पुट करो. आपको क्वेश्चन में सी एल आई कितना दिया है 150. देखो क्वेश्चन में सी एल आई 150 दिया है. आई डब्ल्यू आपने निकाला 3600 प्लस 100x होल अपॉन डब्ल्यू का टोटल. डब्ल्यू का टोटल है 18 + x. ठीक है, स्क्रीन पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन हम मेरे लिए है. ठीक है, आपके लिए नहीं है. सो डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन बच्चों. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस. सॉरी अगेन आई रोट 100. 100 नहीं है ना बच्चों. हाँ, इंटू 100 नहीं लिखना है आपने को. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, 18 + x इस साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा 150 इंटू 18 + x इक्वल टू 3600 प्लस 100x. गलती से भी कोई भी जीरो कैंसिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर 150 मल्टीप्लिकेशन है बट यहाँ पर सब प्लस और प्लस के अंदर है तो कोई ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा. अब हम इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई करना होगा. राइट, तो ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 18. सो 15 8 जा 120 12 कैरी 15 + 12 27. So 2700 plus 150x is 3600 plus 100x. इस 100x को इस साइड लेकर आएंगे तो ये होगा
150x माइनस 100x 3600 माइनस 2700, ठीक है। ये हो जाएगा 50x और यहाँ पर आ जाएगा हमको 900। तो अब हम डिवाइड कर देंगे 50 को उस साइड लेकर, तो ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 50। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 90/15 बचे 5 बचेगा, तो वो कितने टाइम में कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 4 बचेगा 40, 5 8 ज़ा 18, 5 ज़ा 90 होता है। एंड दिस कंप्लीट्स योर आंसर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों, सबको समझ में आ गया कैसे किया हम लोगों ने ये? ओके, सो प्लीज़ इसको आप नोट कर लो और हो जाएगा तो मैसेज में डन लिखो। यस, डन स्टूडेंट्स। इट्स वेरी सिंपल। ओके, कैलकुलेशन भी इजी है। 8th में भी ऐसा ही है, वहाँ पर x की जगह कोई y मिसिंग है, तो वो वाला प्रॉब्लम आप खुद से कर लेना, ठीक है। सो आई होप मैक्सिमम लोगों का, सबका ही हो चुका है ये सब। बाकी तो इजी कैलकुलेशन था, वो हमको खुद से कर लेना है। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू द लास्ट problem of this exercise, that is the 9th one. So let me show you the textbook first. I'll just increase the font. So students, you can look at this question here first. क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? The cost of living index number मतलब CLI for 1995 and 1999 are 140 and 200. तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 1995 में 140 था, 1999 में वो बढ़कर 200 हो गया। अ पर्सन अर्न्स ₹11,200 पर मंथ इन द ईयर 1995। अगर 1995 में कोई बंदा 11,200 पर महीने कमाता था, तो बताओ व्हाट शुड बी द मंथली अर्निंग इन द ईयर 1999। तो बताओ कि 1999 में उसका क्या इनकम होगा, अगर in order to maintain its standard of living as in the year 1995, अगर उसको वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना है जैसा वो 1995 में रहता था, तो अभी उसकी इनकम मंथली कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो इसमें एक नया फॉर्मूला है, वो यूज होने वाला है। आई विल टेल यू अबाउट दैट। ये एक ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले जो डेटा दिया हुआ है वो मैं पहले लिख देता हूँ। हाँ, हमको लिखा है फॉर द ईयर 1995 हमको CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया है 140, और उस टाइम जो इनकम है मंथली वो दिया है ₹11,200, ठीक है, फॉर द ईयर 1995। नाउ फॉर द ईयर 1999 उसका हमको बस CLI दिया हुआ है कि वो 200 था ना, कितना, हाँ 200 है।
तो हमको उसका इनकम फाइंड करना है कि इनकम क्या होना चाहिए टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो हियर स्टूडेंट्स जस्ट नोट दैट वी हैव अ फॉर्मूला लाइक दिस कि रियल इनकम का फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड एज इनकम डिवाइडेड बाय CLI इंटू 100। ओके, ये एक फॉर्मूला है। तो अगर मैं पहले केस में देखूं, ठीक है, यानी मैं 1995 में देखूं, तो एक्चुअली रियल इनकम क्या होता है कि जो उसका मेन इनकम, जो ओरिजिनल इनकम हो गया, ठीक है। तो रियल इनकम अगर मैं 1995 के लिए निकालूं तो वो क्या होगा, देखो। सो फॉर 1995 if I calculate real income, so real income will be equal to income, तो वो income है 11,200, cost of living index that is 140 into 100 आ रहा है, तो 10 gets cancelled and then it's just cancellation, so 2 sevens are, this will be 2 5s are 10, 2 6s are 12, again 0, फिर 7 से कैंसिल होगा, 7 1s are 7 8s are 56, 80 into 100 that is 8,000। तो रियल इनकम उसका हुआ 8,000 इन द ईयर 1995। अब क्या होता है मालूम है बच्चों, रियल इनकम रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट इफ यू आर मेंटेनिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। समझ रहे हो क्या? जो आपका रियल इनकम है, अभी फॉर एग्जांपल 11,200 में से वो अपने लिविंग के ऊपर कुछ खर्चे कर देता रहेगा, उसके बाद जो बचता है वही उसका रियल इनकम है। तो हमको क्या बोला था उसने, वी हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब द रियल इनकम फॉर दैट ईयर विल ऑल्सो रिमेन्स द सेम। तो हम क्या करेंगे, अब हम यही चीज निकालेंगे फॉर 1999। अब उसका भी फॉर्मूला सेम है, रियल इनकम, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इनकम अपॉन CLI into 100। But now this time real income, since we have to maintain the standard of living as in 1995, so I'll write here, since in order to maintain standard of living as in 1995, okay, what I'll take real income, I will take it as 8,000। तो ये हो जाएगा 8,000, I'll use another pen, 8,000। इनकम तो हमको फाइंड ही करना था और CLI उसका दिया हुआ था 200 into 100, 20 gets cancelled, 2 will go that side and it will multiply to give 16,000। तो इसका मतलब in order to maintain the same standard of living the income must be 16,000 rupees। yes, everyone got it? समझ में आया कैसे किया? तो ये एक क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट एक फॉर्मूला है, हमने देख लिया, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो इसको अभी आप नोट कर लो अच्छे से, ऊपर से लिख दो पूरा। आई विल स्क्रॉल इट डाउन, पहले इतना लिख लो। बच्चों लेट मी नो इफ इट इज डन, मैसेज में डन लिखना।
Yes, I hope everyone have done this now. Okay. So students, here we have completed this chapter. The questions which are pending, like I had given you homework, you have to manage those questions by yourself. And in case if you have any doubt, ऐसे नहीं होगा because वो सेम ही है जैसा मैंने बाकी के सम्स किया है. ठीक है. ओके.